दोस्तों आज की बुक समरी है मार्केटिंग मैनेजमेंट। हाउडी गाइस, इस बुक में आप असरदार मार्केटिंग कैसी होती है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। आप अपने बिजनेस में जरूर सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स बनाना चाहते होंगे, कस्टमर का विश्वास जीतने चाहते होंगे, मार्केट में सबसे आगे रहने वाले ब्रांड्स बनाने चाहते होंगे। ऐसे भी ब्रांड्स हैं जो बहुत लंबे समय से बने हुए हैं। इस बुक से जानिए कि उन्होंने ये कैसे किया। अगर आप ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग या सेल्स में काम करते हैं तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। आप चाहे किसी भी तरह की सेल्स में, चाहे रियल एस्टेट में हो, चाहे दूसरी तरह की सेल्स में हो, ये बुक आपको हर जगह मदद करेगी। और हो सकता है कोई एक शब्द आपको कुछ ऐसा क्लिक कर जाए जो आपके प्रोफेशन में आपको बहुत तरक्की दिला दे। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिएगा इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं। फिलिप कोटलर मार्केटिंग में लिखी हुई 60 बुक के ऑथर हैं। इन्होंने अब तक लगभग 60 से भी ज्यादा बुक लिख दी हैं सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर। वो एक मार्केटिंग कंसल्टेंट है, बहुत नामी प्रोफेसर भी हैं। केविन लेन केलर फेमस टेक्स्ट बुक स्ट्रेटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट के ऑथर है। वो एक प्रोफेसर और एक ब्रांडिंग कंसल्टेंट भी है। इस आज के कंटेंट में हम बात करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है किताब के बारे में, दूसरा है डिफाइनिंग मार्केटिंग, मार्केटिंग कैसे डिफाइन करें, डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, नंबर 4 है कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड फोरकास्टिंग डिमांड, नंबर 5 कंडक्टिंग मार्केटिंग रिसर्च, नंबर 6 क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म लॉयल्टी रिलेशनशिप, नंबर 7 एनालाइजिंग कस्टमर मार्केट और नंबर 8 कंक्लूजन है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। क्या आप मार्केटिंग का मोस्ट इफेक्टिव मेथड जानते हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि एक बिजनेस मार्केट में बाकियों को कैसे डोमिनेट करके कस्टमर की लॉयल्टी जीत लेता है? क्या आप जानना नहीं चाहते कि नाइकी, किम्बरली क्लार्क, वॉलमार्ट, कैटरपिलर, आईकीए, अमेजॉन, टेस्ला, फेसबुक, टाटा, अंबानी या अडानी ये अपने ब्रांड्स को कैसे मार्केटिंग करते हैं? इस बुक समरी में आप मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी और मार्केटिंग रिसर्च के बारे में बताया जाएगा। इस बुक में आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि कैसे मार्केटर्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और एनालाइज करके बेस्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज दे सकते हैं। आपको हम कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में भी बताएंगे, उसे इन्फ्लुएंस करने वाले बिहेवियर और फैक्टर्स के बारे में भी। मार्केटिंग सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, यह आपको सिखाती है कि कैसे आप प्लानिंग और परफेक्ट एग्जीक्यूशन से बेस्ट प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में उतार सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस के बारे में नहीं है। और एंड में हम बात करेंगे कस्टमर्स को बेस्ट वैल्यू देने की। डिफाइनिंग मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है? हम इस ब्रांड कॉन्सेप्ट को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं और वो है मीटिंग नीड्स प्रॉफिटेबिलिटी, जिसका मतलब है लोगों की नीड्स का पता करना, फिर कस्टमर्स की नीड्स के हिसाब से प्रोडक्ट क्रिएट करके ह्यूज प्रॉफिट कमाना। मार्केटिंग का गोल होता है कि कस्टमर्स को इतनी अच्छी तरह से समझ लो कि उनके लिए प्रोडक्ट बना सको। जब कोई प्रोडक्ट पूरी तरह से कस्टमर्स की डिमांड को सेटिस्फाई कर लेता है तो उसे गुड मार्केटिंग कहते हैं। अगर मार्केटिंग की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीके से हो तो प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। फिर आपको गिमिक सेल यानी किसी झूठी ट्रिक्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बार जब प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होगा तो लोग खुद ही आकर खरीदेंगे। वो खुद उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए एक्साइटेड रहेंगे। लेकिन गुड मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च पे खत्म नहीं होती, इसे आगे भी कंटिन्यू करना जरूरी होता है। ज्यादातर जितने भी सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं वो कस्टमर्स की डिमांड्स पूरी करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं और साथ ही कंपटीशन से बचने के भी। वर्ल्ड के बिगेस्ट ब्रांड्स में नाइकी एक है। नाइकी का कोर मार्केटिंग मैसेज है, ये हाई क्वालिटी रबर शूज प्रोवाइड कराता है जो स्पेशली एथलीट्स के लिए बनाए जाते हैं और ब्रांड्स इसी बेस पर चल रहा है। नाइकी ने पिरामिड ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में सोचा। आइडिया ये था कि एथलीट्स के एक स्मॉल ग्रुप और अपने शूज स्पोर्ट्स वेयर से बाकी के एस्पायरिंग एथलीट्स को भी इन्फ्लुएंस करेगा। आज नाइकी ने खुद को हाई परफॉर्मिंग एथलीट के एक मार्केटिंग ब्रांड एस्टेब्लिश कर लिया है। 1985 में नाइकी ने माइकल जॉर्डन को ब्रांड एम्बेसडर साइन किया। वैसे तो स्पोर्ट्स के फील्ड में माइकल जॉर्डन की शुरुआत थी, लेकिन इतने कम टाइम में ही उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी थी और ये स्ट्रेटेजी काम आई क्योंकि एक ही साल में एयर जॉर्डन ने $100 मिलियन का कलेक्शन किया था। 1998 में नाइकी ने अपना फर्स्ट जस्ट डू इट एक एड कैंपेन रिलीज किया जिसमें एथलीट को अपने गोल्स चेंज करने के लिए क्लियर मैसेज दिया गया। इस एड्स के थ्रू नाइकी ने स्पोर्ट्स में अपने एक सेल्फ एम्पावरमेंट की इमेज एस्टेब्लिश कर ली थी।
जस्ट डू इट आज भी नाइकी का स्लोगन है। नाइकी ने जब यूरोपियन मार्केट में एक्सपेंड किया तो कंपनी ने अपनी अप्रोच चेंज कर दी थी। उन्हें लगा कि जस्ट डू इट कैंपेन यूरोप के लिए थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा, इसलिए नाइकी ने फुटबॉल को कैपिटलाइज किया, जो यूरोप का मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है। नाइकी ने यूरोप की कई सारी लोकल और नेशनल फुटबॉल टीम को स्पॉन्सर किया और ऊपर से 2007 में नाइकी ने उम्ब्रो को एक्वायर कर लिया, जो फुटबॉल शूज, यूनिफॉर्म्स और इक्विपमेंट का एक ब्रिटिश ब्रांड है। आज नाइकी अकेले पूरे वर्ल्ड में 100 फुटबॉल टीम के लिए यूनिफॉर्म सप्लाई करती है। 2008 के एशिया समर ओलंपिक्स में नाइकी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। हालांकि इस इवेंट का ऑफिशियल स्पॉन्सर एडिडास था, लेकिन नाइकी ने ओलंपिक एथलीट्स को अपने शूज पहनाकर एड्स निकाले। इसी तरह कंपनी ने एथलीट्स को स्पॉन्सर किया, जिनमें ज्यादातर चाइनीज थे और अमेरिकी बास्केटबॉल टीम के मेंबर थे। इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी का ये रिजल्ट निकला कि एशिया में नाइकी की सेल 15% तक इंक्रीज हो गई और $3.3 बिलियन तक पहुंच गई। बहुत से एक्सपर्ट्स का यह मानना था कि नाइकी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी इस इवेंट के दौरान एडिडास से ज्यादा इफेक्टिव थी, जो कि ओलंपिक का ऑफिशियल स्पॉन्सर था। नाइकी ने टाइगर वुड्स और मारिया शारापोवा जैसे फेमस एथलीट के साथ भी पार्टनरशिप की। हालांकि 2008 में जब रॉजर फेडरर और राफेल नडाल के बीच विंबलडन मैच हुआ, तब दोनों चैंपियंस को नाइकी ने ही स्पॉन्सर किया था। उनके शूज से लेकर ड्रेस सब नाइकी के थे। तब ऐसा लग रहा था जैसे ये मैच नहीं बल्कि नाइकी का 5 घंटे का कमर्शियल चल रहा। डिजाइन फॉर एथलीट बाय एथलीट, ये नाइकी का मंत्र है। एक तरह से कंपनी को हाई परफॉर्मिंग एथलीट के रूप में अपना टारगेट मार्केट मिल गया है। नाइकी ने ऐसे शूज, एप्रल्स, इक्विपमेंट क्रिएट किए जो इन एथलीट्स को चाहिए थे और इसी वजह से आज नाइकी स्पोर्ट्स की दुनिया का लीडिंग ब्रांड बन चुका है। जस्ट डू इट नाइकी का ट्रेडमार्क है, जो वर्ल्ड के सारे एथलीट्स को इंस्पायर करता है। डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, किसी भी ब्रांड की मार्केटिंग एक्टिविटीज के पीछे उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, जिसके लिए डिसिप्लिन और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों की जरूरत पड़ती है। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिजनेस के कोर में होना चाहिए। ये एक तरह से आपका कमिटमेंट है, लेकिन ये रिजिड भी नहीं होना चाहिए। कंपनी को टाइम के हिसाब से फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मार्केट की चेंजिंग डिमांड को कंसीडर करना चाहिए। दूसरे वर्ड्स में मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इंप्रूव करते रहो, लेकिन कोर वैल्यू को मत छोड़ो। पहले के टाइम में बिजनेस में ट्रेडिशनल मार्केटिंग का बोलबाला था। प्रोडक्ट क्रिएट करने के बाद उसकी मार्केटिंग तभी होती थी जब उसे सेल करने का टाइम आता था, लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में ये सिंपल आइडिया अब काम नहीं आएगा, क्योंकि आज कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इसके अलावा आज का कस्टमर ज्यादा स्मार्ट भी है। आज मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट और सर्विस आ गए हैं जो बेस्ट वैल्यू और बेस्ट प्राइस के लिए कम्पीट करती है। इंटरनेट की वजह से आज का कस्टमर ज्यादा इन्फॉर्म्ड है और आज किसी भी बिजनेस के लिए अपनी मार्केटिंग स्टिक रखना और लॉयल कस्टमर बनाना किसी बिग चैलेंज से कम नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कैसे डेवलप की जाए? किसी भी बिजनेस का गोल होता है डिलीवर कस्टमर वैल्यू एट ए प्रॉफिट। जितना ज्यादा वैल्यू आप दोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। मार्केटिंग स्ट्रेटजी वैल्यू ड्रिवन होनी चाहिए। इफेक्टिव मार्केटिंग का फर्स्ट फेज है एसटीपी यानी सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। ये प्रोडक्ट क्रिएट से भी पहले का स्टेज है। सेगमेंटेशन का मीनिंग है मार्केट को कई हिस्सों में बांट दीजिए। टारगेटिंग का मीनिंग है स्पेसिफिक क्लाइंट्स को टारगेट करना और पोजिशनिंग का मतलब है ये पता लगाना कि आपका प्रोडक्ट क्या वैल्यू देगा और ये बाकियों से डिफरेंट कैसे है। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन आपका प्रोडक्ट यूज करेगा, आपको किस टाइप के कस्टमर चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन स्पेसिफिक कस्टमर्स की डिमांड पर प्रोडक्ट क्रिएट करना ही आपका गोल है। क्योंकि जिन कस्टमर्स को आपने टारगेट किया है सिर्फ वही हायर वैल्यू के लिए हायर प्राइस दे सकते हैं और यही कस्टमर आपके प्रोडक्ट को रिकमेंड भी करना चाहेंगे। इसलिए एसटीपी प्रोडक्शन से पहले की जाती है। सेकंड फेज है वैल्यू क्रिएट करना, जो कि प्रोडक्शन करते वक्त इस स्टेज पे आके एक बिजनेस अपने प्रोडक्ट के स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में और उसके डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइसिंग के बारे में डिसाइड करता है। थर्ड फेज है वैल्यू कम्युनिकेट करना। प्रोडक्ट लॉन्च के टाइम और उसके बाद कस्टमर्स को प्रोडक्ट की वैल्यू कंपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, प्रिंट्स, टीवी कमर्शियल जैसे प्लेटफॉर्म में मार्केटिंग स्ट्रेटजी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए।
स्पोर्ट्स चैनल ESPN इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वाली एक ऐसी ही कंपनी है। ESPN का मीनिंग है एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग नेटवर्क। ये कंपनी 1978 में एस्टेब्लिश हुई थी। उन दिनों ESPN ने कनेक्टिकट में सिंगल सैटेलाइट की हेल्प से रीजनल स्पोर्ट्स न्यूज दिखाने स्टार्ट किए थे। 1990 के टाइम में ESPN ने एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी के रूप में अपनी मार्केटिंग करनी शुरू कर दी थी, फिर चाहे वो टेलीविजन हो या प्रिंट मीडिया। कुछ सालों में ही ESPN ने अपना बिजनेस कई कैटेगरीज में एक्सपेंड कर लिया था। आज ESPN कई सारे केबल चैनल्स, एक मैगजीन, एक वेबसाइट और कई लोकल रेडियो स्टेशंस ऑपरेट करता है। ESPN ने अपना ओरिजिनल टीवी और मूवी सीरीज तो बनाई ही, इसके साथ स्पोर्ट्स मर्चेंडाइज भी क्रिएट किया है। कंपनी एनुअली $5 बिलियन अर्न करती है। 1996 में वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने ESPN को खरीद लिया। ESPN ने अपना मार्केटिंग स्लोगन क्रिएट किया, सर्विंग स्पोर्ट्स फैंस एनी टाइम एनीवेयर, और तब से कंपनी इस ब्रांडिंग पर चलती आई है। ESPN का ब्रांड मैसेज इतना पावरफुल था कि एक बार एक स्पोर्ट्स फैन ने कहा, अगर ESPN औरत होती तो मैं उससे शादी कर लेता। फैंटेसी लीग से लेकर ऑनलाइन गेमिंग तक और सोशल मीडिया के साथ साथ मोबाइल एप्स बनाने तक ESPN स्पोर्ट्स फैंस को सर्व करने के अपने कमिटमेंट को निभा रहा है। ESPN ने अपना कोर मार्केटिंग हमेशा याद रखा, लेकिन वो हमेशा करंट ट्रेंड्स के साथ भी फ्लेक्सिबल रहा। कंपनी ने न सिर्फ अमेरिका में बल्कि बाकी कई दूसरी कंट्रीज में भी एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी के रूप में अपनी पहचान बनाई है। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड फोरकास्टिंग डिमांड। मार्केटिंग में इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो बिजनेस सुपीरियर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है वो कस्टमर को उतने ही बेटर ढंग से समझ सकता है। उसी हिसाब से फिर वो बेटर प्रोडक्ट डेवलप करेगा और बेटर मार्केटिंग प्लान एग्जीक्यूट कर पाएगा। बिजनेस में कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है ताकि मार्केटिंग मैनेजर राइट डिसीजन। हर कंपनी में MIS यानी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जिसमें लोगों की हेल्प से टूल और प्रोसीजर से एनालाइजिंग डेटा कलेक्ट की जाती है। ये MIS का काम है कि वो इस इंफॉर्मेशन को टाइमली और एक्यूरेट वे में मार्केटिंग मैनेजर्स में डिस्ट्रीब्यूट करे। सक्सेसफुल ब्रांड्स MIS में इन्वेस्ट करते हैं और इसका उन्हें काफी बेनिफिट मिलता है। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के 3 पार्ट है। फर्स्ट वाला है इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड्स, सेकंड मार्केटिंग इंटेलिजेंस एक्टिविटी और थर्ड वन है मार्केटिंग रिसर्च। इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड में ऑर्डर फॉर्म, सेल्स इनवॉइस, इन्वेंट्री लिस्ट और डेली ट्रांजैक्शन का कलेक्टेड डेटा होता है। वॉलमार्ट टाइप की कंपनी में सेल्स रिपोर्ट काफी मैटर करती है ताकि लाखों कस्टमर्स की डिमांड का रिकॉर्ड रखा जा सके। वॉलमार्ट के पास एफिशिएंट सेल्स और इन्वेंट्री सिस्टम है जो हर कस्टमर, हर स्टोर और हर रोज का डेटा कलेक्ट करता है और ये सिस्टम हर घंटे बाद अपडेट किए जाते हैं। इंटरनेट के इंक्रीजिंग यूज की वजह से कंपनीज के पास कुकीज की एडवांटेज है जो इंडिविजुअल कस्टमर्स के ऑनलाइन बिहेवियर का रिकॉर्ड रखती है। बिजनेस टारगेटेड मार्केटिंग के लिए कुकीज काफी हेल्पफुल टूल है। कस्टमर्स को भी अपना राइट प्रोडक्ट या सर्विस मिल जाती है, ये उनके लिए भी एडवांटेज है। बिजनेस ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, इसका खुद का डेटाबेस होना जरूरी है। इसमें कस्टमर्स के डेमोग्राफिक यानी वे कहां रहते हैं, कितनी एज का है इत्यादि, और साइकोग्राफिक यानी वो कैसे बिहेव करता है, इसका डाटा भी होना चाहिए। जिसका मतलब है कि बिजनेस को अपने कस्टमर्स की सिर्फ एज, जेंडर, लोकेशन ही नहीं बल्कि ज्यादा टारगेट इंफॉर्मेशन जैसे हॉबीज, ओपिनियन, लाइफस्टाइल का भी आइडिया हो। रिलायबल डेटाबेस की वजह से मार्केटर्स ऐसे टारगेट एडवर्टीजमेंट्स और सेल्स लेटर क्रिएट कर सकेंगे जो सीधा राइट कस्टमर्स को अपील करेंगे और कंपनी की सेल्स इंप्रूव। आपने बहुत ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पार्ट 1 है क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता, इसलिए इसको 2 पार्ट में अपलोड किया जाएगा। जल्द ही इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।